हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आपका डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर में स्वागत है। आपका कंपलसरी पेपर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया ये बताया कि किस तरह से प्रभाव डालते हैं बाल विकास के ऊपर और कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं बच्चों को, उनके विकास में परिवर्तन लाती हैं, यानी उनके विकास के होने में कौन कौन सा परिवर्तन लाती हैं, किस किस इफेक्ट के द्वारा, कौन कौन तत्वों के द्वारा उसमें परिवर्तन आता है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है सहसावस्था। कल मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं बाल विकास को, कल मैंने बताया था आपको, चार्ट आपके पास होगा, उनको क्रम से बांटा गया है। सहसावस्था, बाल्यावस्था, नहीं गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, फिर आपका था किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और आज का जो टॉपिक है वो सहसावस्था इन्फेरेंसी, जिसके अंतर्गत जो सहसावस्था है वह कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है बालक की विकास की क्रम में, क्योंकि जब बालक धरती पर आता है, जन्म लेता है, उसके बाद उसकी क्रियाकलापें शुरू होती हैं और धीरे धीरे वो समुदाय के टच में आता है परिवार के साथ साथ। इसीलिए मैंने बताया कि सहसावस्था की जो उम्र होती है वो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, 5 या 6 का मतलब होता है अलग अलग विद्युत जन्म शिक्षाविदों के अनुसार और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग था। तो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष दोनों चलेगा। यानी जो शिशु है जन्म के प्रथम 6 वर्ष उसकी अवस्था सहसावस्था काल कहलाती है और 2 सप्ताह बाद बालपन उसका आरंभ हो जाता है। अब आते हैं कि सहसावस्था, परिभाषा इसकी है, लिख लीजिए। सहसावस्था जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। एकदम से नहीं सीखता बोलना, क्या आपको बोलना सीखता है। जब बालक जन्म लेता है, जब सहसावस्था में रहता है, पहले तो लेटता है, 2-4-5 महीने बिस्तर पर लेटा रहता है, दुग्धपान करता है, अपनी क्रियाकलापें करता है, फिर घुटनों बल चलता है, उसको बोलते हैं रेंगना, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। इसमें क्रम आते हैं, यानी जैसे 5 से 6 वर्ष। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो परिवर्तन होते हैं वो सहसावस्था में किन किन क्रमों में होते हैं उसके बारे में अवगत करा रहा हूँ। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी 5 वर्ष की अवस्था में शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी इस बीच में 5 से 6 वर्ष के बीच में बालक शारीरिक रूप से और मस्तिष्क रूप से हर चीज को सीखता है और कहीं ना कहीं उसके विकास में ये सारे तत्व काम करते हैं जो उस धीरे धीरे सीखने का प्रयत्न करता है या सीखता है। यानी बालक के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज़ है, कभी किसी चीज़ है, कभी किसी चीज़ का परिवर्तन हम उसको दूसरे वे में देखते हैं। अगर कोई बालक किसी प्रकार की क्रिया करता है, कोई चीज़ छीनता है तो लोग कहते हैं जिद्दी है, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ देता है कहते बहुत अच्छा है। पर आप दोनों बालकों में अंतर देखिएगा, जो बालक दे रहा है और जो बालक किसी चीज़ को नहीं दे रहा है उनमें उम्र का अंतर होगा। इन अंतर के अनुपात से ही वो हर चीज़ को सीखता है, यानी इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन कैसे आता है उसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ। तो यह विशेषता, तो आते हैं सहसावस्था की विशेषताएं क्या है इसके बारे में सुनिए। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता यानी बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है और उसके कामेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों का उत्तरोत्तर विकास होता है।
यानी इस क्रम में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब आप 6 महीने के देखेंगे आयु में, तो उसकी जो विकास है वो शारीरिक रूप से बढ़ता है। 4 साल 5 साल तक आते आते वो पहले की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ता है। दूसरों पर निर्भर, यानी कि जन्म के बाद कुछ समय तक वो असहाय स्थिति में रहता है, दूसरों पर निर्भर होता है, यानी दूसरों को हर चीज़ों को देखता है, समझता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो लेटा हुआ है, दूसरों पर निर्भर है। जब उसे कोई व्यक्ति उठाएगा तभी वो उसके साथ निर्भर, मतलब अपने से खुद वो स्वयं कोई कार्य को नहीं कर सकता। ये किस उम्र की बात बता रहे हैं? 1 से लेके कम से कम 1 साल के बच्चे के साथ ये होता है। मोस्टली आपके साथ 7 से 8 महीने के बच्चे के साथ तो ये होता ही है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि शिशु जो है अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है, यानी मूल प्रवृत्तियां जो उसको जन्म से प्राप्त होती हैं। यानी जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, जब वो खुश होता है तो पैर को पटकता है, जब वो अपने में मस्त होता है तो हंसता है। हम लोग कहते हैं कि वो किसी को देख के हंस रहा, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उसको गॉड गिफ्टेड मिलती है। इस तरह से अपने व्यवहारों को वो परिलक्षित करता है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तो उसकी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं बड़ी तीव्रता से होती हैं, जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। यानी इस समय बालक बड़ी तेजी से किसी चीज़ को देखता है। आपने सुना होगा कि इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग, मेमोरी स्ट्रांग नहीं है एक्चुअली। उस उम्र में उसकी चीज़ें स्ट्रांग इसीलिए होती है कि बड़ी वो कल्पनाशील होता है, किसी चीज़ को सीखता है और उसका मस्तिष्क एकदम सॉफ्ट होता है। ये 3 से साल की उम्र के बच्चों को देखा होगा आपने, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती, ज़्यादा एक्टिविटीज पाई जाती। 5वां है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता, जब 1 से 1.5 साल का बच्चा होता है वो अपने कल्पना में खोया रहता है, अपनी बारे में सोचता है, कभी कभी बड़बड़ाता है। तो हम कहते हैं कि बड़बड़ा नहीं रहा, वो कल्पनाशील है, हर चीज़ को अपने ढंग से देखता है। यानी किसी भी चीज़ को देखकर, इसको देखकर डंडा भी महसूस कर सकता है, रस्सी को देखकर सांप भी महसूस कर सकता है, सांप को देखकर खिलौना भी महसूस करता है। ये उसकी कल्पनाशीलता है उस उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। अगर कोई घर का व्यक्ति या परिवार का व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसी चीज़ को करने का प्रयत्न करता है, यानी उसका अनुकरण करता है। इसीलिए लोग कहते हैं घर में कि आप किसी बच्चे के साथ सभ्यता से बोलें, सभ्यता से उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वह उसी तरह उस कार्य को करने का काम करता है। अगर घर में पूजा हो रही होगी तो देखा होगा वो भी पूजा में उसी कार्य को करना शुरू कर देता है। हम उसको डांटते ना करो ना करो, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लेकिन नहीं, वह सीखने का कार्य करता है। यानी जो भी कार्य करते हैं उसको पुनः उसी तरह से दोहराने का कार्य बच्चा करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखना। तो प्रत्यक्ष अनुभवों से तात्पर्य है कि कहीं न कहीं बालक जिस चीज को देखता है उसके द्वारा सीखने का कार्य करता है। यानी जिस तरह से मार्टिन ने और आपके किंडरगार्टन मॉन्टेसरी प्रणाली थी, उन्होंने इसी ढंग से कहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों को हमें इस तरह से अनुभव कराना चाहिए जिससे वो देखकर ज्ञान प्राप्त करें। यानी खिलौनों के माध्यम से, किसी चीज़ को दिखाने के माध्यम से। अब देखा होगा अपने बच्चे खिलौने दिखाते हैं, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है, तो उस चीज़ को देखने के बाद बच्चा प्रत्यक्ष उसको देख के उसको सजीव समझता है। साल भर का बच्चा जो होता है उसको हम कोई कैट दिखाते, कैट, तो जब उससे बड़ा होता है तब उसके साथ उस सिमिलरिटी का ज्ञान होता है कि ये कैट है, उसने पहले देख रखा होता है और उस चीज़ को जब उस सजीव रूप में दिखता है तो वो उसके साथ समानता का अनुभव करता है। नेक्स्ट है संवेगों का प्रदर्शन। तो संवेगों के प्रदर्शन से तात्पर्य है कि उसके जो संवेग है, रोना, चिल्लाना, हंसना, बोलना या किलकारियाँ लेना, यानी संवेगों को प्रदर्शित करता है। अगर कोई बच्चा लेटा हुआ है, आप उसके बगल से निकलेंगे तो वो आपकी तरफ देखना शुरू करेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चा को देखता है तो कोई उठा लेता है तो वो समझता है कि हम इनकी तरफ देखेंगे या किलकारियाँ मारेंगे या हाथ पैर मारेंगे तो ये हमको उठा लेंगे।
क्या दोहराने का काम करता है, यानी सीख रहा है। तो जब हम संवेगों का प्रदर्शन, हमें संवेगों के द्वारा प्रदर्शन करता है कि हमें ले लीजिए, उठा लीजिए, घुमा दीजिए, उसके संवेग होते हैं। नेक्स्ट है नैतिक भावना का अभाव। इस उम्र के बच्चों में अच्छाई बुराई का किसी चीज़ का लोप होता है, मतलब उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या अनुचित बात करनी चाहिए, क्या अनुचित बात नहीं करनी चाहिए, इस बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता। पर हम उसको अलग ढंग से ट्रीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लेकिन नहीं, उसको इस बारे में ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि हमें इस बात को ज्ञान होना चाहिए कि उस बालक को इस बारे में ज्ञान ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कोई बच्चा गाली दे देता है तो क्यों गाली देता है? क्योंकि वो दोहराता है, बाहर सुनता है, किसी एक्टिविटीज़ को करते हुए देखता है तो उसी कार्य को पुनः करता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उस चीज़ को उस पर ये नहीं कहते कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो सीधा उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जब एक बार, दो बार, तीन बार उस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो वह बालक स्वतः ही उस चीज़ को भूल जाता है। अगर उसके बात को हम रिएक्ट करेंगे तो उस चीज़ को फिर पुनः करता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद का अनुभव होता है। नेक्स्ट है अकेले और साथ खेलने की प्रवृत्ति। इस उम्र के जो बालक होते हैं वो अकेले भी खेलते हैं और कभी कभी साथ भी खेलते हैं, कभी कभी अपने सामानों को शेयर करते हैं, कभी कभी अपने सामानों को शेयर नहीं करते। तो आपने देखा होगा जब 1.5 से 2 साल का बच्चा होता है, अंदर 1.5 साल के अंदर बच्चा होता है, तो उससे कोई चीज़ मांगेंगे, खाने की चीज़ भी तो आपको दे देगा, कोई चीज़ मांगेंगे तो ले लेगा, अपने खिलौने भी शेयर कर लेगा। लेकिन जब 2 साल से बड़ा होता है तो उसको अपने चीज़ से लगाव हो जाता है, अपनी चीज़ को देखने का प्रयत्न करता है, यानी जो चीज़ उसके पास है उसी को देखने का प्रयत्न करता है। अर्थात कि अकेलेपन व साथ खेलने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, मतलब वो अपने साथ के साथ खेलना भी चाहता है और नहीं भी खेल सकता है। तो बच्चे कभी कभी अपने वो खिलौने शेयर करते हैं, कभी कभी नहीं शेयर करते। तो ये उम्र के साथ होता है। जब बच्चा 2 साल का अंदर होता है तो अपने खिलौने, अपने टॉफियाँ, अपने खाने के सामान को शेयर करता है, और जब 2 साल से आगे बढ़ता है तो अपने सामान को शेयर वो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से इस बात का ज्ञान होता है कि अकेलेपन और खेलने की प्रवृत्ति भी इन बच्चों में पाई जाती है। तो एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस चीज़ को समझते हैं कि बालक इन कामों को सीखना नहीं चाहता, लेकिन सीखने की बात नहीं, उसकी ज्ञानेंद्रियां जिस प्रकार से कार्य करती हैं उसी प्रकार से उन कार्यों को वह संपन्न करता है, यानी उन कार्यों को उसी तरह करने का प्रयास करता है। इसलिए बाल विकास हमें यह सिखाता है कि बच्चों के साथ हमें किस प्रकार से व्यवहारों को नियंत्रित करना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे मोबाइल, तो मोबाइल का क्या है कि वो पर्टिकुलर किसी उम्र में कुछ चीज़ें देखते हैं और पर्टिकुलर किसी उम्र में किस चीज़ को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, रीज़न क्या है कि उनकी जब आगे की जिज्ञासा जो होती है वो अलग अलग बदलती जाती है, उनको हर चीज़ नई चाहिए होता, मतलब उनके अंदर कोई एक नयापन होता है कि किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास कोई खिलौना है वो उसको लिए है, ठीक है, उससे खेलता है, लेकिन जब नए खिलौने को देखता है, नए ढंग के खिलौने को देखता है तो इस खिलौने को हटा के उस खिलौने को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लालची, यह उस बालक की प्रवृत्ति है उस उम्र के अनुसार। हमें इस बात को समझना होगा, उस उम्र के जो बालक होते हैं उनमें इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर नैतिकता, मतलब अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, वह कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं समझने का प्रयास नहीं करता है। तो इससे स्पष्ट है कि बालक अपनी उम्र के हिसाब से अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है और उसी अनुसार हर कार्य को करने का कार्य करता है। तो हमने आज की क्लास जो बताई है उसका इसीलिए बताने का तात्पर्य था कि शैशवावस्था में जो है वह कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इस उम्र के बालकों में जो परिवर्तन होते रहते हैं वह उम्र के हिसाब से होते हैं। हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि वह किस तरह से कर रहा है। इसीलिए घर में बालकों को ट्रीट करते समय मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
क्योंकि हम अगर इस ढंग से उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हम उसको सम्यक क्रिया की जगह असमयक क्रिया में ले जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, जो मैंने पिछली बार आपको बताया। इसलिए 5 साल के बच्चे तक शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष का जो बच्चा है उस पर इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसकी प्रवृत्ति जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसको हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उचित दिशा निर्देश देने की आवश्यक है। लेकिन हमें ये करने की आवश्यक नहीं है कि वो इस चीज़ों को गलत कर रहा है, क्योंकि आप उस उम्र के जब बच्चों को देखेंगे तो उन सभी में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि शैशवावस्था की उम्र क्या होती है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है और ये आता है कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको शैशवावस्था की 2 परिभाषाएं ऑथर के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि अब ऑथर का नाम नहीं लिखेंगे परिभाषा ठीक से आपकी मान्य नहीं होगी। आपको ठीक से अगर नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको परिभाषा देनी होगी, साथ में ऑथर्स के नाम लिखने होंगे, और ये सारी विशेषताओं बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे पूछा जाए कि 2 विशेषताओं के कि 3 विशेषताओं के, तो आप 2 विशेषताओं का ही वर्णन करिए या 2 विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन जितना पूछा जाए उसका आंसर उतने ही शब्दों में आप देने की कृपा करें। तो आज की क्लास से आशा करते हैं आप संतुष्ट हुए होंगे, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।